हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम लोग आज ये दूसरा चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, यानी दूसरा भाग है। हम लोग एक भाग में और पढ़ लिए हैं, ये दूसरा भाग है। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करना। कि मिश्रण के घटकों को पृथक्करण यानी अलग अलग कैसे करेंगे। तो लिखेंगे डैश दे करके कि मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि कुछ मिश्रण का पृथक्करण प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। तो पहला देखिएगा क्या है कि रंग वाले घटक यानी डाई के नीले अवस्था काले रंग का स्याही से पृथक्करण करना। तो देखिए इसका हम पृथक्करण किए हैं, ये हम चित्र बनाए हैं, ठीक है। तो ये एक वाष्पीकरण हो रहा है, तो ये बनाए हैं। इसके बाद ये है, ये मग है, ठीक है। इसमें ऐसे डाले हैं, ये हमारा है बीकर है, ये इसमें जो है ये जल है, और ये जो बनाया हुआ है ना इस टाइप का, ये हमारा वाच ग्लास है, और ये जो ऊपर ऐसे ऐसे है ये हमारा स्याही है, और जो ऊपर निकल रहा है ये हमारा वाष्प है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें लिखना है, इसका आंसर कैसे होगा कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। रंग का क्या है? मिश्रण है, यानी इसमें मिला हुआ है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं, यानी अलग अलग उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। तो देखिएगा अगला है कि दूध से क्रीम को पृथक्करण करना। तो दूध से क्रीम को पृथक्करण करेंगे, लिखेंगे कि दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जब मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है, तब भारी कण जो वजन कण हो, जिसका वजन ज्यादा होता है, लिखा हुआ, तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, नीचे पेंदा में बैठ जाते हैं, और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, यानी छहिल जाते हैं, ठीक है। अब अगला है कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक करना। दो अघुलनशील द्रव, तो लिखेंगे हम लोग कि तेल तथा जल अघुलनशील मिश्रण है, यानी तेल और जल जो है अघुलनशील मिश्रण है। इन्हें अलग करने के लिए पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है। पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है, और कीप के स्टॉप कॉर्क से पानी को धीरे धीरे निकाल देते हैं, उसमें धीरे धीरे पानी निकालते हैं, और तेल उसमें रह जाता है, और स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए एक चित्र बनाए हैं। तो देखिएगा ये आपका बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे चित्र 2.6 में अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण, ये चित्र को बनाना है, ठीक है। अच्छा से आप लोग भी बनाइएगा। देखिए हम छोटा बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पे देखिएगा ये है, ये जो इसको बना, ये जो है हमारे ये स्टॉप कॉर्क है, और ये जो कीप है इसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है। ऊपर वाला पार्ट में पृथक्करण कीप है, और ये जो है इसमें है ये मिट्टी का तेल है, और जो सबसे नीचे ये हमारा जल है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग का अगला पॉइंट रहेगा नमक तथा नौशादर
जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, नमक तथा नौशादर को मिश्रण को पृथक्करण करने, ये हमारा अगला टॉपिक है, लिखेंगे। अगला पॉइंट है मेरा नमक तथा नौशादर, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, नौशादर के मिश्रण का पृथक्करण कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जैसे देकर ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण किया जाता है। इसके लिए दोनों मिश्रण को एक चीनी मिट्टी के प्याले में गर्म किया जाता है। चीनी मिट्टी यानी चिमनी मिट्टी। ठीक है, चिमनी मिट्टी का बना हुआ होता है। प्याले के ऊपर एक कीप यानी टीपा उलटकर रख दिया जाता है तथा कीप के ऊपरी भाग में भीगा हुआ कपड़ा लपेट दिया जाता है। भीगा हुआ कपड़ा। जब दोनों मिश्रण को गर्म किया जाता है तो नौशादर ऊर्ध्वपातित होकर कीप के ठंडे भाग में जमा होने लगता है, सटने लगता है, जिसे कुरचकर अलग कर लिया जाता है। तो देखिएगा ये एक हम बनाए हैं, ये आपका चित्र बुक में भी दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। ये चित्र है आपका, पेज नंबर है 22, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका, ये चित्र है, पेज नंबर है 22 और चित्र 2.7 में दिया हुआ। ये चित्र है ऊर्ध्वपातित की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण। ठीक है, इसी चित्र को हम भी बना, देखिए हम छोटा बनाए हैं। तो देखिएगा ये है, ये हमारा त्रिपाद बैठकी है और ये है, इसमें ये नमक प्लस नौशादर दोनों मिक्स है। ठीक है, और ये है कीप है, उलट के कीप रखे हैं। ऊपर में देखिए रुई से रुई है, फिर ये साइड साइड में भीगा हुआ कपड़ा है और ये जो है ये वाला ये चीनी मिट्टी का प्याला है। ठीक है, अब आगे का पॉइंट हम लोग लिखेंगे। देखिएगा आगे है काली स्याही में डाइयों का पृथक्करण। ठीक है, तो लिखेंगे कि डाई वाले घटकों के मिश्रण को पृथक करने के लिए क्रोमैटिग्राफी विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसका चित्र है क्रोमैटिग्राफी। देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये चित्र, यही चित्र है जो कि चित्र 2.8 में है। ठीक है, इसको आप छाप भी सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आप छाप भी सकते हैं, हम छापे नहीं हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग का है कि दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण। तो लिखेंगे दो घुलनशील द्रवों का पृथक आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये आसवन विधि, ये चित्र हम छापे हैं, इसको अच्छा से देखिएगा। ये चित्र देखिएगा, ये चित्र आपका बुक में भी है, ध्यान से देखिएगा। चित्र 2.9 देखिएगा, ये इसी चित्र को हम भी छापे हैं। यहाँ पे दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक करना है ना, तो इसी को छापे हैं हम। ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिएगा। अब इसका आंसर होगा कि दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनमें क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे लिखेंगे। देखिए अगला है कि वायु से गैसों को प्राप्त करना, कि वायु से गैस कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि वायु एक समांगी मिश्रण है। वायु एक क्या है? समांगी मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन इत्यादि गैसें और मिला हुआ है। ठीक है, बाकी जो शेष बच रहा है उसमें इसके घटकों को प्रभावी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, इस विधि का प्रवाह का भिन्नकरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला है वायु,
तो वायु से क्या होगा, वायु ऐसे दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु की संपीड़ित तथा ठंडा करता है, ठंडा करना। और इससे क्या होगा, फिर द्रव्य वायु, फिर द्रव्य वायु होगा। फिर द्रव्य वायु में क्या होगा कि प्रभाजी आसवन कॉलम धीरे धीरे गर्म करना, यानी गर्म करेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैस का पृथक्करण। इसमें देखिएगा, पहला ये है क्वथनांक है, ये वायु प्रतिशत आयतन में है, ये ऑक्सीजन है, ये आर्गन, ये नाइट्रोजन, इसमें तीन कॉलम बना हुआ है। तो क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन है माइनस में 183 है, और वायु प्रतिशत इसमें 20.9 है। आर्गन है माइनस 186 और वायु प्रतिशत इसमें है आर्गन में 0.9। नाइट्रोजन है माइनस 196 और ये है 78.1। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसी में इसके आगे एक आप लोग को चित्र बनाना है। ठीक है, देखिएगा, इस चित्र को बनाना है, ये चित्र को, चित्र 2.12 यानी दिया हुआ वायु के घटकों का पृथक्करण, इसी चित्र को आप लोग को बनाना है। ठीक है, इसी चित्र को अभी बनाना है इसके बाद। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। देखेंगे आगे, आगे है भौतिक परिवर्तन। देखिएगा, बेबी आई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम का दृष्टि से। भौतिक परिवर्तन लिखकर डैश देंगे, लिखेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक गुण, ब्रैकेट में लिखेंगे रंग, अवस्था, आकार। ठीक है, कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, यानी उसका रंग है और आकार है, कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनाता है। उसका रंग चाहे आकार कुछ समय के लिए बदल जाता है, लेकिन कोई नया पदार्थ वो नहीं बनाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ बना, उसका आकार जो है, उसका रंग ऐसे बदल गया, पानी से बर्फ बन गया कुछ समय के लिए, लेकिन वो तो नया चीज का तो निर्माण नहीं किया। अगला एग्जाम्पल है जल का उबलना, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे का चुंबकीकरण, या फलों से सलाद बनाना इत्यादि, बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है। ठीक है, अगला है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन लेकर डैश देंगे, लिखेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण में अस्थायी परिवर्तन होकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो उसे वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना परिवर्तन हुआ ना, दूध से दही बन गया। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, चावल से भात बनाना इत्यादि, ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम लोग, चलिए लिखिए तत्व। तत्व लेकर डैश देंगे, लिखेंगे कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम लोग तत्व कहेंगे। ठीक है, इसको और दूसरा भाषा में लिख सकते हैं, तो इसका देखिएगा, हम अथवा करके एक और परिभाषा इसका दिए हैं। ठीक है, देखिए अथवा में या तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको दोनों लिख लेंगे अथवा करके। तो लिखेंगे कि तत्व वे पदार्थ हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तो उसे तत्व कहेंगे, तत्व कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट। तो चलिए अब लिखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो लिखेंगे कि तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है धातु, और दूसरा है अधातु, और तीसरा है उपधातु।
तीन वर्ग हो, इसका 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन? धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, तो पहला नंबर धातु लेकर डैश देंगे। धातु लिखेंगे कि वे तत्व जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जो ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, तथा ठोकर मारने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठोकर मारने पर क्या होते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि। ठीक है, अब लिखेंगे अगला पॉइंट कि धातुओं के गुण धर्म। धातुओं के गुण धर्म लिखेंगे। पहला गुण धर्म लिखेंगे, डैश देकर लिखेंगे पहला कि धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में क्या होता है? विशेष प्रकार का चमक होता है। अब दूसरा पॉइंट देकर लिखेंगे धातुओं में ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होता है। विद्युत के कुचालक होता है। तीसरा पॉइंट देकर लिखेंगे ये तन्य होते हैं। धातु जो है वो तन्य होता, तनाता है, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। सोना और कॉमा देकर लिखेंगे कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी सबसे ज्यादा तनाने वाला धातु कौन है? सोना है। अब अगला पॉइंट लेंगे, चौथा पॉइंट कि ये आघातवर्ध्य होती है, अर्थात इन्हें पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये जो सोना है धातु है, इसको हम पीट कर इसको हम चादर के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, अगला पांचवा पॉइंट देकर लिखेंगे कि धातुओं को आघात करने पर इनमें विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। आघात करने पर यानी इसको पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि यानी आवाज निकलती है। अब लिखेंगे अगला पॉइंट देंगे अधातु। अधातु लेकर डैश देंगे। चलिए लिखेंगे अब अधातु। अधातु लेकर डैश देंगे। लिखेंगे कि वे तत्व जिनमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, तो ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि, ये सब अधातु का उदाहरण है। ठीक है, आगे लिखेंगे हम लोग अधातु का गुणधर्म। अधातु के गुणधर्म लेकर डैश देंगे। लिखेंगे पहला पॉइंट कि अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। दूसरा पॉइंट देकर लिखेंगे कि अधातु में ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। तीसरा पॉइंट देकर लिखेंगे कि ये भंगुर होते हैं। ये जो अधातु ये भंगुर होते हैं, अर्थात हथौड़े से चोट मारने पर चूर चूर हो जाते हैं। हथौड़ा से जब इस पे चोट मारेंगे तो ये टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। चौथा पॉइंट देकर लिखेंगे इन्हें आघात करने पर विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। इसमें ध्वनि नहीं निकलेगा, ये तो चूर चूर हो जाएगा, तो ध्वनि निकलेगा कहाँ से? ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग उपधातु। चलिए लिखेंगे उपधातु। लिखेंगे कि वे तत्व जिनका गुण धातु और अधातु के
बीच होता है तो उसे उपधातु कहा जाता है। जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ठीक है, अब आगे का पॉइंट लिखेंगे, लेकर डैश देंगे यौगिक, यौगिक लेकर डैश देंगे, लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग के मिलने से बने पदार्थ को यौगिक कहा जाता है, यौगिक कहते हैं। जैसे जल H2O, नमक NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इत्यादि, ये सब यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग का रहेगा मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो चलिए मिश्रण और यौगिक में अंतर लेकर डैश देंगे, लिखेंगे। चलिए देखिए, हम मिश्रण और यौगिक में अंतर, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे हम लोग मिश्रण और दूसरा तरफ लिखेंगे यौगिक। इसको दो पार्ट में बांटेंगे, यानी दो भाग में इसको करेंगे। ठीक है, एक तरफ मिश्रण, दूसरा तरफ यौगिक। तो सबसे पहले मिश्रण में पहला पॉइंट देकर लिखेंगे कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के बिना रासायनिक संयोग से मिलने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यौगिक में पहला पॉइंट देकर लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग के मिलने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिश्रण में दूसरा पॉइंट देकर लिखेंगे कि मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है, यानी वो परिवर्तन होता है। यौगिक में लिखेंगे दूसरा पॉइंट देकर के कि यौगिक का संघटन सदैव अस्थायी होता है, यानी वो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देकर लिखेंगे मिश्रण में कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। फिर हम लोग यौगिक में तीसरा पॉइंट देकर लिखेंगे कि यौगिक उसमें उपस्थित घटकों गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, बल्कि नए गुणधर्म को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, मिश्रण में लिखेंगे कि इनके घटकों को साधारण विधि से पृथक किया जा सकता है। जो मिश्रण है उसको हम लोग साधारण विधि से पृथक यानी अलग अलग कर सकते हैं। यौगिक में हम चौथा पॉइंट देकर लिखेंगे कि इनके घटकों को रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी ये जो यौगिक है इसको कौन विधि से, रासायनिक विधि से पृथक किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। तो देखिए जो भाग 2 है, भाग 2 में हम लोग इतना चीज को कवर कर लिए, पढ़ लिए। अब जो हमारा इसी चैप्टर का भाग 3 होगा, उसमें हम लोग इस चैप्टर का अभ्यास के प्रश्न को पढ़ेंगे भाग 3 में। ठीक है, धन्यवाद।